जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली है। संशोधित पीकेसी रामजल सेतु लिंक परियोजना की कार्य प्रगति पर चर्चा हुई। पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान के लिए वरदान है रामजल सेतु, इससे होगा कायापलट। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी बैठक में रहे मौजूद। सीएसवी श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी भी रहे उपस्थित। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक ली। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और अन्य अधिकारी भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हुए। सीएमओ में ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक। रामजल सेतु लिंक परियोजना की कार्य प्रगति पर चर्चा की गई इस बैठक में। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए और स्कूल के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि उनका एबीएम से पुराना नाता है और उनके पुत्रों की शिक्षा भी यहीं हुई है। उन्होंने स्कूल की विशेषता बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद कठिन समय में ये शिक्षा का संबल बना और अपने समय के श्रेष्ठ विद्यालयों में शामिल रहा। भजनलाल शर्मा ने पुराने छात्रों के सम्मान और विद्यालय की परंपराओं की तारीफ की। इसके साथ ही कहा कि ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण उत्कृष्ट है और ये विद्यार्थियों के जीवन में विद्या और संस्कारों को मजबूत करने का काम करता है। मैं तो ये सोचता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है वो हर किसी न किसी ऊंचे ओहदे पर आज भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहा होगा, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारा विद्यालय ऐसा है जो बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बोने का काम करता है और हम सदैव एक बात जरूर भूल कहते हैं, चाहे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, चाहे इस विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों को, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे का स्वरूप देना, बच्चे को आकार देना, उसके विचारों में अच्छाई लाना, यह हमारे विद्यालय पर निर्भर होता है। हमारे उस अध्यापकों पर निर्भर होता है जो विद्यार्थी के जीवन में विद्यादान देकर के उनके संस्कारों को मजबूत करने का काम। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी देश बड़ी बड़ी इमारतें से बड़ा नहीं बनता है। कोई भी देश अगर बड़ा बनता है तो उसके जन के जो संस्कार हैं, विचार हैं, उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव होता है और जिस भाव से वो काम करते हैं उससे देश बड़ा बनता है। मैं निश्चित रूप से विद्या भारती को, क्योंकि देश भर में जिस तरह से हमारे शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, जिन संस्कारों को हम हमारे विद्यार्थियों के अंदर विद्यमान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो समय देखा है आजादी के बाद का, और आपने अभी 10 साल का समय, 11 साल का समय भी आपने देखा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था वो समय धीरे धीरे भारत का आ रहा है और आप महसूस भी कर।
मुंबई से खबर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मुंबई दौरा। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है। दोनों की ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद भी हुआ। मुलाकात की ये तस्वीरें, दोनों की ये शिष्टाचार भेंट थी और देखिए दोनों की इस मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बिंदुओं पर संवाद भी हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मुंबई दौरा और अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। खबर जयपुर से है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि लोकतंत्र के हत्यारे ही लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था और अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय 17 वर्षों तक ग्राम पंचायतों के चुनाव तक नहीं कराए गए। दिलावर ने कहा कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र की बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नियमों की पालना और विधि विशेषज्ञों की सलाह के साथ समय पर चुनाव कराएगी। माना गया है कि लोकतंत्र के हत्यारे ही लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। सन 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया था। बड़े बड़े राजनेताओं को, विधिवेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सबको जेलों में डाल दिया था अपने स्वार्थ के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू ना हो। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे हमसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम समय पर चुनाव कराएंगे, लेकिन नियमों की पालना करते कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो नियमों में प्रावधान है, उन सबको देखते हुए विधिवेताओं से। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। वेस्ट ईस्ट के बाद अब साउथ जिले में भी वारदात। अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने शिप्रापथ थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया। पटेल मार्ग पर ऑटो में बैठ रही 2 महिलाओं में से एक की चेन तोड़ी। वारदात के बाद पुलिस ने शहर भर में करवाई नाकाबंदी। वेस्ट ईस्ट और साउथ जिला पुलिस मिलकर अब कर रही हैं आरोपियों की तलाश। दिन दहाड़े राजधानी में पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बदमाश। शहर में अब तक 3 महिला और 1 पुरुष की सोने की चेन तोड़ी जा चुकी है। तो देखिए वारदात को अंजाम देने के बाद अब पुलिस ने जो है पूरे ही शहर भर में नाकेबंदी करवाई है। आरोपियों की लगातार तलाश भी कर रही है पुलिस। दिन दहाड़े राजधानी में पुलिस को ये बदमाश चुनौती दे रहे हैं। लगातार वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है और इन्हीं वारदातों के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। शहर भर में नाकेबंदी की गई है। शहर में अब तक 3 महिला और 1 पुरुष की सोने की चेन तोड़ी जा चुकी है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 15 मार्च से 31 मार्च तक एंटी वेनम नाम से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जयपुर रेंज के सभी जिलों में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 229 प्रकरण दर्ज किए और 226 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आईजी ने आगे बताया कि इस अभियान में नशे के अवैध व्यापार से जुड़े हुए कई लोगों का डेटा भी जुटाया है और दूसरे चरण में ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति जब्त और कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। डीजीपी सर राजीव शर्मा सर की तरफ से इसी क्रम में स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी तरीके से राजस्थान में जो नशे का व्यापार बढ़ा है या जिस तरीके से अपनी जड़ों को जमा रहा है उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। और हम सभी को मिलकर के इसके लिए आप जानते हैं कि एनटीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई और उसके अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट सारे अधिकारियों को मिलकर के इसको पूरी तरीके से ड्रग्स को समाप्त करना है और ड्रग्स फ्री राजस्थान का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करना है। इसी उद्देश्य से एंटी वेनम का ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने शुरू में प्रथम चरण में
15 दिन का अभियान रखा था और इस 15 दिन के अभियान में सभी हमारे जिलों ने मिलकर के कुल 229 ड्रग्स के मुकदमे दर्ज किए और लगभग 235 ड्रग्स से जुड़े हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें कुछ मुकदमे कमर्शियल क्वांटिटी के हैं और बाकी स्मॉल क्वांटिटी के हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास वो डेटा आ गया है कि कौन से लोग ड्रग के काम से जुड़े हुए हैं हमारे रेंज में, और उस पूरे डेटा के ऊपर काम करके हम लोग अभी इसका द्वितीय चरण प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि जो इनके सप्लायर्स थे जिनमें ज़्यादातर मुकदमों में उनको नामजद किया है, उनकी धरपकड़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ जो इनकी संपत्तियां हैं उसको 107 BNSS के तहत जब्त करने की कुर्की कार्रवाई की जाएगी और जहां पे लागू होता है वहां पे 111 की धारा ऑलरेडी हम लोग लगा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। 68F NDPS है जो कि ड्रग के व्यापार से कमाई गई अवैध संपत्तियों को सीज करने की प्रक्रिया को बताता है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग के नगर निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। मंत्री खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए जब चुनावों को मजाक बना दिया गया था। उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनके निर्णय के बाद राज्य सरकार तत्काल आगे की कार्रवाई करते हुए चुनाव कराने के लिए तैयार रहेगी। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों के चुनावों के लिए जितना काम करना था वो काम आज से 6 महीने पहले सितंबर 2025 में पूरा करके अधिसूचनाएं प्रकाशित करवा दी थी। इसको लेकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर की थी, लेकिन उसका निर्णय हो पाता उसी से पहले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोखा नगर पालिका की एक रिट पर अपना निर्णय सुनाते हुए ये निर्णित किया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 राजस्थान सरकार को अधिकृत करती है कि वो जब चाहे नगर निकायों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनका पुनर्गठन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनके वार्डों का पुनर्सीमांकन कर सकती है। और इस प्रकार अब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रकार की निर्णय दिए गए थे उसकी सारी बातें अब साफ हो चुकी हैं और हमारे 309 नगर निकायों को चुनावों को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकते। और राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उनके दूसरे नेताओं ने ये प्रश्न उठाया था। मैंने विधानसभा में भी उनसे साफ तौर पर कहा था कि अगर आपकी मंशा ये है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाए तो आप लिखित में मांग करें। राजधानी जयपुर के पश्चिम जिले के सदर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पंचायती धर्मशाला के कक्ष संख्या 301 में पति ने पहले पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में स्वयं फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैज्ञानिक साक्ष्य जांच दल को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। दोनों ही शवों का चिकित्सकों की मौजूदगी में SMS अस्पताल में परीक्षण भी कराया गया। वहीं इस मामले में परिवादी संजय कुमार जाटव की ओर से शेर सिंह, संदीप यादव, राजेंद्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया है। सदर थाना अधिकारी ब्रिजमोहन कव्या मामले की जांच कर रहे हैं। मामले को लेकर सच पे धड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने की ACP सदर धर्मवीर सिंह से खास बातचीत। राजधानी के सदर थाना इलाके में एक मार्मिक घटना सामने आई है जिसमें पति ने अपनी पति का गला घोंट के हत्या की और खुद पंखे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। हमारे साथ है ACP सदर जो पूरी घटना के बारे में बताएंगे। सर, किस तरह की घटना हुई थी? ये कोई शेर सिंह जाटव है, रहने वाला बड़ौदा मेव का, वहीं का दंपति था। सरकारी टीचर है ये गोड़ा चंद्र जी नादौती में। ये लोग परसों शाम को 8:30 बजे पंचायती धर्मशाला में उन्होंने रूम लिया आकर के, पति पत्नी दोनों, और रात को इसने अपने पत्नी की गला घोंट के हत्या कर दी और खुद उसने हैंगिंग कर ली, खुद फांसी लटक गया। मौका देख करके एफएसएल टीम बुला लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मृतका है उसके भतीजे के द्वारा रिपोर्ट दी गई है और मुकदमा 302, 306 में दर्ज किया गया है।
पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी दोनों की उनके परिजनों को समला दी गई है। आगे जांच की जा रही है इसमें। सर, घटना से पहले खुद पति सोशल मीडिया पे आता है और बताता है कि मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा, ऐसा हुआ? उसके बाद कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट नहीं मिला, सर्च किया, लेकिन ये सही है कि जो शेर सिंह है, पति है, उसने सोशल मीडिया पर रात को 2 बजे स्टेटस डाला और कई लोगों पर आरोप भी लगाए कि इन लोगों ने मेरी पत्नी से अवैध संबंध, इस तरह कोई आरोप लगा करके, और मैं इनसे परेशान हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं भी मेरी जीवनशीला ख़त्म कर रहा हूँ। इस तरह का इन्होंने स्टेटस लगाया रात को 2 बजे। और सुबह जब पता चला तो परिजन ही उसको तलाश करने के लिए आए, तो लोकेशन लास्ट यहाँ सदर इलाके में थी, यहाँ लोग आए और तब उसको वहाँ सर्च किया तो कमरा इन्होंने अंदर से बंद कर रखा था, तब ये घटना सामने आई है। तो ये थे एसीपी सदर धर्मवीर सिंह जो बता रहे थे कि जो घटना पूरी हुई है उसकी जो तफ्तीश है वो सदर थानाधिकारी ब्रजमोहन कविया करेंगे। हत्या क्यों की गई, क्या कारण थे, प्रथम दृष्टया अवैध संबंध बताया जा रहा है, लेकिन पूरी जो तफ्तीश है वो एसएचओ के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में जो नतीजा आएगा तब प्रभावी रूप से पुलिस ये कहने लायक रहेगी कि हत्या का प्रमुख कारण ये रहा है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। दूदू में आरपीएस नेहा बिश्नोई की निगरानी में अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी जब्त की और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गाड़ी से 150 लाल ढक्कन और 20 नीला ढक्कन वाली देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा और एएसपी शिवलाल बरवा के सुपरविजन में हुई कार्रवाई में मौजमाबाद सड़क मार्ग पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। धौलपुर के कायस्थ पाड़ा पुलिया इलाके में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार दोपहर झगड़ा और पथराव की घटना हुई, जिसमें पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए और एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया। ये विवाद उस जमीन को लेकर था जिसे 1 महीने पहले ही कोर्ट के आदेश पर अनिल शर्मा पक्ष से खाली कराया गया था। मंगलवार को अनिल शर्मा पक्ष जमीन पर नींव खोद रहा था, तभी कृष्णलाल बघेला के परिवार के लोग उस पर पथराव और मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बघेला पक्ष की संख्या अधिक और कुछ लोग छतों से पत्थर फेंकने लगे, जिससे कि पुलिस को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वापस लौटना पड़ा। घटना की शिकायत अनिल शर्मा पक्ष ने थाने में दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस ने भी पथराव के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है। झुंझुनू जिले में सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नए विद्यार्थियों को तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे कि बच्चों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। बेवसर के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य विजय बेनीवाल ने बताया, घर घर जाकर अभिभावकों को स्कूल की सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित उत्सव में पहले दिन 27 बच्चों ने प्रवेश लिया। इस पहल से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। दौसा जिले में लगातार गैस की किल्लत से आम जन परेशान है। लोग सुबह से शाम तक सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच विवाद आम बात बन गया है। बुधवार को नाराज लोग सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य द्वार पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद समय पर होम डिलीवरी न मिलने और कालाबाजारी की शिकायत दर्ज कराई है। प्रदर्शनकारियों ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर अरविंद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्दी समाधान और ठोस कार्रवाई की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि समस्या न सुलझी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। किया था 22 तारीख को उसको डिलीवर्ड कर दिया गया है। उसके बावजूद ये लोग सिलेंडर नहीं दे रहे। पिछले 4 दिन से मैं कंटिन्यू अमित गैस दौसा पे चक्कर काट रहा हूँ। मेरे को बार बार ये तारीखें दी जा रही है, जैसे डिलीवरी डेट दे रहे हैं ना, वैसे ये बार बार तारीखें दे रहे हैं। पहले 27 को बुलाया, फिर 28 को, फिर 29 को, 4 को, फिर आज 1 को आ गया। मैं कंटिन्यू आने के बाद में ये लोग वहाँ, मैं गया एजेंसी पे तो इन्होंने लॉक कर रखा है, सर्वर जाम बताते हैं। कल भी इन्होंने सर्वर जाम बताया था, आज भी सर्वर जाम बताया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इन लोगों का। ये लगभग सुनने में ऐसा आ रहा है कि लगभग 2.5 से 3
3,000 रुपये प्रति सिलेंडर लोगों को ब्लैक कर रहे हैं। जो शादियों में चल रहा है सिलेंडर, कारखानों में जो सिलेंडर चल रहा है, होटलों पे जो सिलेंडर चल रहा है, उनको गाड़ियों में जो सिलेंडर चल रहा है, उनको पूरी तरह से ये सिलेंडर मिल रहा है। आम पब्लिक परेशान है। सिटी का कनेक्शन होने के बावजूद इन लोगों ने आज तक मेरे को सिलेंडर नहीं दिया है। मेरे की बहुत जबरदस्त। धौलपुर नगर परिषद में एक सफाई कर्मी के साथ कथित जातिगत भेदभाव और उपेक्षा का मामला सामने आया, जहां पर 35 वर्षों की सेवा के बाद 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हुई उषा पत्नी महेश को सम्मानजनक विदाई नहीं दी गई। आरोप है सेवानिवृत्ति के अवसर पर ना तो कोई अधिकारी मौजूद रहा और ना ही उन्हें सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए सफाई कर्मियों ने इसे वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का उदाहरण बताया है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। परिषद के जो स्थायी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके साथ जातिगत भेदभावना की और उपेक्षा की जाती है अधिकारियों के द्वारा। कल उनका जो रिटायरमेंट किया है एक स्थायी कर्मचारी उषा महेश, उस रिटायरमेंट पर उनको सेवानिवृत्ति का पत्र तक नहीं दिया गया और ना ही कोई भी उनको विदा देने के लिए एक भी अधिकारी, यहाँ तक कि सफाई निरीक्षक भी उपस्थित नहीं था। एक कर्मचारी के साथ ये बहुत ही दुर्भावना की। बांसवाड़ा जिले में गेहूं खरीद केंद्रों का शुरू न होना किसानों में गहरी नाराजगी का कारण बन रहा है। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया 10 मार्च 2026 से खरीद शुरू होने की घोषणा के बावजूद अब तक एक भी केंद्र चालू नहीं हुआ। जिले में 1.11 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल तैयार है, जिससे किसानों को नुकसान का खतरा है। संघ ने कमजोर गेहूं दाने के लिए 20% छूट की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संघ ने चेतावनी दी है 6 अप्रैल तक खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए तो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने 10 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र के लिए घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक बांसवाड़े में पूरा मार्च खत्म हो गया, आज 1 अप्रैल हो गई। 6 FCI द्वारा और 3 राजफेड द्वारा एक भी सेंटर खाली चालू नहीं हुआ, जिससे किसानों में भयंकर आक्रोश है। इस वर्ष 1,11,000 हेक्टेयर में रबी गेहूं की बुआई की गई थी और इसके अंदर बेमौसमी बरसात और थोड़ा मौसम बिगड़ने से गेहूं का दाना पतला पड़ गया। अब FCI वाले इस बात का बहाना बना रहे हैं कि दाना पतला है, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा था कलेक्टर साहब के द्वारा। FCI को दिया कि इसके अंदर 20% छूट का प्रावधान है, तो भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा 20% की छूट दी जाए, चाहे वही किसानों का माल तुल पाएगा। ऐसी स्थिति में किसान अभी KCC भरने के लिए भी पैसा नहीं है,